बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, मेरे वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि बिजली की कीमतों में अब कमी होगी और ये कमी घरेलू सार्फिन के लिए 7.41 और सनती सार्फिन के लिए 7.69 रुपये की गई है। अमूमन हमने देखा कि जब कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो फिर वो सस्ती नहीं होती, और गुज़िश्ता 3 साल से, जब से पहले PDM की हुकूमत आई और उसके बाद फिर 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद इस हुकूमत ने, इत्तेहादी हुकूमत के साथ PMLN ने हुकूमत बनाई, ये शायद सबसे बड़ी खुशखबरी अब तक की सामने आई है और सबसे बड़ा रिलीफ सामने आया है, जिसमें हमने देखा कि बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया गया है। मुश्किल फ़ैसलों का हमेशा जिक्र किया गया है और ख़ास तौर पर इन 3 सालों के अंदर भी हमने बहुत देखा कि कहा गया कि मुश्किल फ़ैसले लिए जा रहे हैं लेकिन उसके नताइज अच्छे आएंगे। तो क्या अवाम ने जो सब्र किया इन मुश्किल फ़ैसलों को लेते हुए, अब उनको सब्र का फल मिलने का वक्त आ गया है और इसके बाद मज़ीद रिलीफ भी मिलेंगे? क्योंकि हम डर जाते हैं, अवाम घबराई हुई है कि अगर एक हाथ से हमसे 7 रुपये हुकूमत ले रही है तो कहीं ऐसा ना हो दूसरे हाथ से 10 रुपये वापस ले ले, इसलिए भी अवाम घबरा जाते हैं। अब असल जो मुल्की ख़ास तौर पर सूरत हाल है, इसका एक और मंजरनामा भी हमारे सामने है, और वो दूसरा मंजरनामा ये है कि मेरे वज़ीर आज़म ने, जो कि आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें कम हुई थी और उसका रिलीफ पाकिस्तानी अवाम को मिलना था, तकरीबन 12 से 13 या कहीं 14 रुपये कहा जा रहा है, वो अवाम को नहीं पहुंचाया गया, जबकि 10 से 11 रुपये की लेवी लगाकर वो रिलीफ रोक लिया गया। फिर दूसरी जानिब मेरे वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना में इजाफा किया, मेरे वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफा किया, मेरे वज़ीर आज़म ने अपने काबीना अरकान की तनख्वाहों में तकरीबन 180% इजाफा किया, और अब सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे की भी तजवीज़ मेरे वज़ीर आज़म के सामने है। अब कुछ नज़रियात ऐसे भी आ रहे हैं कि कहीं आवाम को डाइवर्ट करने के लिए तो इस किस्म की कोई खबर या रिलीफ सामने नहीं आया किसी और सिक्योरिटी इशू के हवाले से। फिर क्या सोलर को डिस्करेज करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? और आखिर बिजली इतनी सस्ती कर कैसे ली हुकूमत ने? क्योंकि IMF तो कोई भी चीज़ सस्ती करने नहीं दे रहा। फिर क्रेडिट इसका किसको जाएगा? क्योंकि आज MQM के रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि बिजली सस्ती होने में MQM का भी भरपूर किरदार है, वजारत मिले ना मिले लेकिन आवाम को रिलीफ मिले, यही हमारा हुकूमत से मुतालबा है, इसीलिए तो हम इत्तेहाद में हैं। फिर जमात इस्लामी ने, आपको याद होगा, एक धरना दिया था बिजली की कीमतें कम करने के हवाले से, और IPP इसका इशू उठाया था, जुबान ज़द-ए-आम हो गया था उसके बाद ये इशूज़। तो क्या ये क्रेडिट उनको जाएगा, सिर्फ PMLN को जाएगा, या उनके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को भी जाएगा? अब कुछ सवालात हैं जो आज के इस प्लेटफॉर्म से हम उठाएंगे। उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये रिलीफ कब तक बरकरार रहेगा? क्या जब दोबारा इन कीमतों का तयन किया जाएगा अगले माली साल के लिए, तो क्या तब तक ये बरकरार रहेगा या इसको रिवर्स कर दिया जाएगा? ये कमी कैसे मुमकिन हुई? हम तो बहुत नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। फिर पाकिस्तान ने IMF को कैसे राज़ी कर लिया? फिर मज़ीद रिलीफ मिलेगा या नहीं? और फिर वज़ीर आज़म साहब ने कल की तकरीर में एक और बड़ी अहम चीज़ कही कि अब सर्जरी करने की ज़रूरत है। तो इस सर्जरी में और क्या क्या आएगा? क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं कि डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंच गए हैं या पहुंच गए थे, तो ये पहुंचाया किसने? ये भी आज के प्रोग्राम में जानेंगे। प्रोग्राम में नजमुल साकिब साहब, PJ मीर साहब और साकिब रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। नजमुल साकिब साहब, मेरे वज़ीर आज़म ने बिजली सस्ती कर दी है, अब आपको बिजली के बिल कम आएंगे, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि कामयाबी के कई बाप होते हैं, बाप यानी फादर्स। कामयाबी के बहुत सारे फादर्स होते हैं लेकिन नाकामी यतीम होती है। आज जब हमने देखा फारूक सत्तार साहब को, बड़ी शाइस्ता और शुस्ता उर्दू बोलते हैं, बड़ी दलील से बात करते हैं और बड़ी कमिटमेंट उनमें नजर आती है। उन्होंने हमें इत्तला दी कि उन्होंने वज़ीर आज़म से, उन्होंने और उनकी पार्टी ने बहुत सारी मुलाकातें की, वज़रा से, जो मुतल्लका वज़रा थे ख़ास तौर पे उनसे मुलाकातें की और उनको मजबूर किया, और फिर ये कि ईद से पहले बता दिया कि ये 5 से 10% तक बिजली कम हो रही है। अच्छा, हम इस पे बहस नहीं करते कि फारूक सत्तार साहब जो है वो क्रेडिट उनको जाता है या वो धरना इस्लामी जमात का था, या यानी पीपल्स पार्टी जो है वो पानियों के उधर मसाइल जो सिंध में पेश आ रहे हैं उनको बहाना बना के उन्होंने बिजली कम करा दी है। इस बहस में नहीं पड़ते।
हम फारूक सत्तार साहब की बात को सच मानते हैं, सच गर्दानते हैं, और अगर उनमें इतनी नेगोशिएटिंग पावर्स हैं या उनमें इतनी हिम्मत और हौसला है कि वो पूरे पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा बिजली का रिलीफ दिला सकते हैं, तो कराची में यानी सही जरा पानी वहां पे उसकी तरसील का बंदोबस्त तो करा दें। वहां पे जो ट्रॉलर्स चलते हैं और पानी बिकता है उसकी तरफ भी तवज्जो दें। हालांकि मुझे कहना यह चाहिए था कि इतना बड़ा आपने फैसला करवाया है तो सब्सिडीज भी कम करा देना। नेट में लाने के लिए हुकूमत को मजबूर करें कि टैक्स नेट में सबको लेके आए, ताजरों से आप टैक्स लें। तो ये तो हो गई बात, लेकिन असल बात क्या है? देखिए, जब डिस्क्रेडिट करना है तो ये देखें जी, हुकूमत तो इनकी है, उनसे पूछे जाके, नून से पूछें। अब जब नून के होते हुए नून के वजीर आजम इत्तला देते हैं कि भाई ये रिलीफ है, तो उनको क्रेडिट तो जाने देना। इस तरह तो नहीं करते ना कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा नहीं करते। देखिए, सीधी सी बात है, ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है, उनकी हुकूमत ने किया है। अब इसमें देख लेते हैं कि दो इसके मेन पहलू हैं। पहले तो ये है कि ये जो आपने बताया ना कि यानी ये जो बिजली कम हुई है उसके आपने रेट्स बता दिए हैं कि 7 रुपए 41 पैसे आम आवाम के लिए जी। जहां तक ताजरों, जहां तक उन लोगों की बात है जिनके पास इंडस्ट्रीज हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या वो जहां पे इंडस्ट्रियां चलती हैं, देखिए सबसे बड़ी बात होगी बिजली के रेट कम होते हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ड्रास्टिकली कम होगा। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होता है, आप कंपेटिटिव यानी हो जाते हैं, आप बाकी मुल्कों में जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो इंडस्ट्रियां, मिसाल के तौर पे सीमेंट की इंडस्ट्री जो है उसको बिजली से इतना फर्क नहीं पड़ा, हत्ता कि टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को भी नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी रही कि उससे पता नहीं चल रहा था कि इनको बिजली के। लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको इससे रिलीफ मिलेगा और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कम होगा। बिजनेस जो है वो ये कहना जी बिजनेसमैन का एतबार आ रहा है गवर्नमेंट पे, दिस इज एन एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है। जहां तक अवाम की बात है, और हमने हमेशा अवाम की बात की है, देखिए अगर आपका बिल किसी का 10,000 रुपए आता था, अब 8.5 आएगा। अब मेरे और आपके लिए हो सकता है, पीजे मीर के लिए और साकिब बशीर के लिए 1,500 को इतनी रकम ना हो, लेकिन एक मतवसत तबके के घर को तो देखिए, उस घराने को देखिए, या उसके बाद जो लोअर मिडिल क्लास है आपकी, या फिर यानी सबसे बढ़ के जो गुराबा हैं जो वाकई यानी बिजली का बिल जिन पे असर करता है, उनको जरा 1,500 को देखे तो सही। और फिर यह है कि इस चीज को भी आपने कर दिया कि भाई आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, उसकी वजह यह होगी, कहीं ये तो नहीं हो गया, ये इसके पीछे कोई चाल है, ये पेट्रोलियम की कीमतें क्यों नहीं कम कर रहे हो। यार एक रिलीफ मिला है, उसको एंजॉय करें, उसको सीधा सीधा सा एंजॉय करें। और हुकूमत की इस हद तक तारीफ तो बनती है कि उन्होंने ये रिलीफ दिया। अब उसमें साजिशी थेरियां आ रही हैं। सुनिए, 2 काम करने हैं नजरसानी के लिए। मैं वजीर आजम और उनकी कैबिनेट और खासतौर पे जो पावर डिवीजन है उनको बताना है जी। 2 काम कर लीजिए, उससे यह है कि आपको ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे और ज्यादा रिलीफ नहीं देना पड़ेगा। और यह कि जी ये जो एक सवाल है ना जी, कितनी देर तक ये रिलीफ मिला है, कम होगी बाद में कि ज्यादा होगी, रुपए की कीमत गिर गई तो फिर हो जाएगा, पेट्रोलियम बढ़ गया फिर हो जाएगा, इन सब का जवाब आपको इन 2 चीजों में मिलेगा। पहली बात ये कर लीजिए कि सिस्टम इस वक्त ये है कि जो आपकी डिस्कोज है ना, उसमें ये होता है कि एक यानी 2-3 डिस्कोज जो है वो अच्छा काम कर रही हैं तो रेट वहां पे कम होता है, दूसरी तरफ डिस्कोज जो है वो बुरा काम कर रही हैं, रेट ज्यादा होता है। हुकूमत क्या करती है, दोनों को रेट को मिला के तनासुब निकालती है और वो फ्लैट रेट आ जाता है। ठीक है। अच्छा नहीं होगा कि जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उधर के इलाकों को आप उस लिहाज से बिजली चार्ज करें। उससे क्या होगा, जिन इलाकों में डिस्कोज काम नहीं कर रही वहां के लोग शिकायत करेंगे, वहां के लोग उठेंगे और कहेंगे देखिए इस तरफ जो है उन्होंने परफॉर्म किया, आप भी परफॉर्म करें, सेंस ऑफ कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है। इसके बाद यह कि अगर बैंकिंग सेक्टर है आपका या आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री है, वो अगर डीरेगुलराइज हो जाती है तो कोई लिबरलाइजेशन की तरफ सोचा जा सकता है, कोई डीरेगुलेशन की तरफ सोचा जा सकता है, कोई प्राइवेटाइजेशन की तरफ सोचा जा सकता है, ताकि बगैर पैसे
बीच में डाले हुकूमत के एक्सचेकर से पैसे निकाल के, इधर से निकाल के, कि वो जो यानी बैंकों से हमने लिया था वो जो टैक्स की रकम आई थी, या इससे ये जो IPP से आया है, बजाय इसके कि इस तरह की बातें करें, सीधा सीधा सा निजाम को ठीक करने की कोशिश करते हैं। आखिरी बात इस वक्त की, देखिए मैंने जब ये रिलीफ की सारी डिटेल पढ़ी ना जी, तो मेरा दिल वाकई खुश हुआ। मैंने अपने तौर पे हुकूमत को शाबाशी दी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इसमें अवाम की भलाई है। लेकिन अचानक मेरा ध्यान गया कि खान की हुकूमत जब जाने लगी थी तो वो टीवी पे आए थे और उन्होंने एक ऐलान किया था कि पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें मैं इतनी कम कर रहा हूं। यहां पे मुझे एक थोड़ा सा खौफ, एक अंदेशा सा मेरे दिल में आया और मैंने दुआ की कि या बारी ताला, ये हुकूमत अगर इस तरह के रिलीफ और देने वाली हुकूमत है, इसने इस तरह का और अवाम का सोचना है, तो इसको सलामत रखना। यहां पे अपनी बात खत्म करता हूं। अच्छा, ये आम पॉइंट है, मैं इस पे आपकी तरफ दोबारा आता हूं, क्योंकि वहाँ से ही कहते हैं कि आगाज़ हुआ, हम जो बैंकरप्सी के धाने पर जाने लगे थे, लेकिन आगे फिर PDM की हुकूमत आई, कुछ वहाँ पर भी इकदाम हुए। लेकिन पीजे मीर साहब, ये जो मामला अब हमारे सामने आ रहा है, ये जो कीमतें कम की गई हैं, जिसमें IPPs का जिक्र है, वहाँ से बेहतरी आई है, फिर फ्यूल एडजस्टमेंट हुई है, उसमें बेहतरी आई है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि ये तब बुनियाद भी तो इन्हीं हुकूमतों ने डाली थी, PMLN, पीपल्स पार्टी, और इन्हीं हुकूमतों में ये फैसले लिए गए थे। तो आपको क्या लगता है कि हमने IMF को कायल करने में किस तरह कामयाब हुए, क्योंकि IMF तो इतना बड़ा रिलीफ देने के लिए राजी नहीं था, हमने देखा, बयानात में देखा, और दूसरा, ये कब तक बरकरार रहेगा, ये एक अहम सवाल है जो आवाम भी जानना चाह रहे हैं। देखिए, हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। इट इज़ नॉट कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इट इज़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक, हम यह बिजनेस बड़ा ठीक कर रहे थे टिल FATF आया, और जो हमारे साथ एक पैरेलल इकोनॉमी रन कर रही थी, उस पर बड़ा जोर का हाथ रखा उन्होंने, और उसके बाद आप देखें कि आपका एक इकोनॉमिक यू टर्न हुआ। अब बात आती है कि हम फॉल्ट लाइन कहाँ है। सारी चीज़ें तो साकिर साहब ने बता दी आपको, आप जाएं फॉल्ट लाइन की तरफ। फॉल्ट लाइन ये है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो कहती है मैं करूँगा और मैंने किया है और मैं ही कर सकता हूँ, ठीक, विद द रिजल्ट कि आपके अंदर कोई कंटिन्यूटी पॉलिसी है कोई नहीं। कभी भी कहीं कंटिन्यूटी पॉलिसी नहीं आई है, फटा मैंने अपने नाम का लगवाना है, जो पिछलों ने अच्छा भी काम किया उसको भी डाउन करके नाम मेरा आगे आना है। और हम जब से इलेक्शन जीत के आते हैं, हम एक इनविजिबल इलेक्शन कैंपेन शुरू कर देते हैं कि जी आज बिजली कम कर दी, भाई करो, वेरी गुड, हम तो आपके साथ हैं। लेकिन आपने कहीं ना कहीं तो इसका शॉर्टफॉल पूरा करना है कि नहीं करना। गवर्नमेंट शॉर्टफॉल पूरा करती है। मैंने कई दफ़ा कहा है, शहबाज शरीफ साहब या ये इमरान, नवाज शरीफ, जरदारी, बेनज़ीर, इन्होंने अपनी जेब से पैसे नहीं देने। यानी तस्वीर का एक, ये देखिए जी, पैसे देने हैं अवाम ने, पैसे टैक्स देना है अवाम ने। सो द क्वेश्चन इज कि आप अपनी ओवर स्पेंडिंग को कट करो। यूर ओवर स्पेंडिंग विच मीन्स कि आपने IMF को पैसे और देने। आप IMF को पैसे कहाँ से लेके आएंगे? ये क्या इधर से रिलीफ देंगे और कहीं और तकलीफ देंगे, वहाँ रिलीफ देंगे, कहीं और तकलीफ देंगे? आपकी कंटिन्यूटी पॉलिसी है। आप पाकिस्तान के अंदर रेट ऑफ इन्फ्लेशन को आप रोकते ही नहीं है, बात ही नहीं करते उसके ऊपर। आम आदमी आज बेचारा भूखा नंगा फिर रहा है यार, आप उसको अच्छे किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिल नहीं उनको करा सकते, आप कुछ काम नहीं कर सकते। क्यों? आज की हुकूमत को तनकीद मत बनाया। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये आज की जो हुकूमत आई है, ये तो इसने तो इनहेरिट किया हुआ है, पिछलों ने पिछलों से इनहेरिट किया हुआ है, और ये जो इनहेरिटेंस आपकी आ रही है, ये इनहेरिटेंस पाकिस्तान को मारती है। अच्छा पीजे मीर साहब, क्योंकि ये जो आज की हुकूमत है और जो इनके इत्तेहादी हैं, इनसे ज़्यादा तवक्कुआत या ज़्यादा सवालात इसलिए किए जाते हैं क्योंकि ये तीसरी या चौथी दफ़ा या तो खुद हुकूमत में आए हैं या फिर इत्तेहाद में ला के अगर आए हैं तो दोनों के पास इतना ही एक्सपीरियंस मौजूद है, या पीपल्स पार्टी रही है इस मुल्क के अंदर या PMLN रही है, तो इसलिए भी उनसे तवक्कुआत ज़्यादा की जाती हैं। नहीं जी, ना, इस तरह नहीं। आप इन लोगों को तो देखें, ये हैं कौन है? कभी एक पार्टी में, कभी दूसरी पार्टी में, कभी तीसरी पार्टी में, ये अपॉर्चुनिस्ट हैं। आप उन लोगों की बात करें जो कि डाई हार्ड है पीपल्स पार्टी के, डाई हार्ड है PMLN के, डाई हार्ड है PTI के। आप इन लोगों की बात करें। डोंट टॉक अबाउट दोस पीपल जो कि शिफ्टी हैं, जब पल्ला भारी हो गया उधर भाग गए। लेकिन इन्फ्लेशन रेट कम होता है, फिर उसके अलावा इंटरेस्ट रेट कम होता है, फिर बिजली की कीमत कम होती है, तो बिजनेस के लिए तो एक थोड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी या उम्मीद की किरण है ना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ज़ौक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आप यहाँ देखें
ये इस मुल्क के अंदर अगर हम न्यूक्लियर पावर बांध सकते हैं, हम बाकी नहीं कर सकते? ये वो मुल्क है ना कि जब इंडिपेंडेंस आया था आप गुलाब के फूल के कांटे लगाते थे इंस्टेड ऑफ पेन्स। हम वही है ना, तरक्की हुई है। द क्वेश्चन इज यूनिटी नहीं हुई हमारे अंदर। हम शॉर्ट टर्म थिंकर्स हैं। पॉलिसी मेकिंग नहीं जी, मुल्क कितना बड़ा, सोच इतनी। आप छोटे यूरोपियन मुमालिकों में जाओ, मुल्कों में जाओ, छोटे मुल्क सोचें बड़ी, कहां से कहां पहुंचे हुए, हम क्यों नहीं है? ठीक है साकिब बशीर साहब, जो कोई और ना कर सका वो मेरे वजीर आजम ने कर दिया और बिजली कर दी सस्ती। ये कैसे मुमकिन हो पाया, जरा इसको अगर आप समझा पाए। एक तो जो IMF के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उनकी कंडीशंस थी और हमने गुज़श्ता हफ्ते बात भी की थी कि IMF जो बिजली की कीमतें कम करने के हवाले से हुकूमत जो है वो उनको कायल करने में कामयाब नहीं हुई। लेकिन अब जो है वो हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म ये दावा कर रहे हैं कि वो उनको इस पर कायल करने में कामयाब हुए हैं। वो किस तरह हुए हैं, वो 2-3 बुनियादी वजूहात हमें नज़र आती हैं। मार्च में आपने देखा कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस कम हुई थी और एक दफ़ा ये खबर भी आई थी कि इसका रिलीफ आवाम को दिया जाएगा और पेट्रोलियम प्राइसेस 10 से 12 रुपए कम हो सकती हैं। लेकिन हुकूमत ने वो कम नहीं की, बल्कि उल्टा एक जो पेट्रोलियम लेवी है वो आयद कर दी। ये जो है वो हुकूमती हल्के भी इसको जो है वो मान रहे हैं और जो वो पेट्रोलियम प्राइसेस कम करके जो रिलीफ हुकूमत को देना था, जो आवाम को देना था, वो इनडायरेक्टली उन्होंने बिजली की कीमतें कम करके दिया है। और इसी बुनियाद पर जो है वो IMF को उन्होंने राज़ी किया है कि हम कोई सब्सिडी नहीं दे रहे, हम जो कंडीशंस हैं कोई वायलेट नहीं करेंगे। IMF की जो कंडीशंस हैं, हम जो है वो एक मद से जो हमने जो रिलीफ देना था वो दूसरी मद से जो है वो हम रिलीफ दे रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ वजूहात हैं, कुछ जो IPPs थे उनके साथ जो मुआहदे थे पिछले 2-3-4 मंथ में हम देख रहे थे कि उनके हवाले से भी काफ़ी चीज़ें चल रही थी। उनके मुआहदों पर एक तो नज़रसानी हुई, ये अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी 3 माह में ये मुख्तलिफ जो मुआहदों पर नज़रसानी हुई। फिर जो अदायगियाँ थी कर्ज़ों की, उनको वो रीशेड्यूलिंग हुई। उसमें जो फॉर एग्जांपल अगर 10 साल में कर्ज देना था तो वो अब 15 साल में जो है वो उसको वापस देना पड़ा। और तीसरी वजह जो बताई जा रही है वो यही पेट्रोलियम लेवी जो आयद की गई उसमें इजाफा किया गया। हुकूमत ने इसको मिला के एक पूरा जो है वो पैकेज दे दिया, जो है वो अवाम को पैकेज दे दिया और IMF को भी डिस्टर्ब नहीं किया और सारे जो मालियाती उसका एक अदम तवाज़न आ सकता था, जो कंडीशंस हैं IMF की, उसको भी बरकरार रखा है। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूं कि चलें ठीक है, अवाम को, पब्लिक को पेट्रोलियम प्राइसेस कम करके जो देना था इधर से भी दिया है, तो एक मुस्बत अंदाज में इसको देखा जाना चाहिए। चलें हुकूमत बहुत सारे इकदाम कर रही है। मुश्किल पिछले 3 साल का अगर हम देखें, एक डाटा देखें, तो जो बिजली की कीमतें हैं बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं और उसकी वजह वो गर्दिशी कर्जा था, जिसके हवाले से फिर IMF ने कहा कि आप जो है वो इस पे जो शराइत थी कि कीमतें बढ़ाई जाए बिजली की कीमतों की, तो वो बिजली की कीमतें बढ़ती रही और अब आकर ये जो रिलीफ मिलेगा और ये रिलीफ डायरेक्ट मेरे ख्याल में आम आदमी तक भी पहुंचेगा। और मैं ये समझता हूं कि रिसेंट पास्ट में अगर हम देखें तो बेशक जिस तरह भी घुमा फिरा के हम लाएं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलीफ आवाम को मिलेगा और ये पॉजिटिव साइन है और इसका हमें मेरे ख्याल में क्रेडिट हुकूमत को देना चाहिए। चले उनके अंदर एक सोच तो है ना कि जब कोई कहीं पे भी हमें जगह मिलती है, कुछ स्पेस मिलती है, तो आवाम का हम सोचेंगे। अगरचे हमने बहुत तनकीद की कि आप तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, आप अपने खर्चे कम नहीं कर रहे, जो है वो आप जो है वो निजकारी के जितने मामला थे आप वो आज तक नहीं कर सके, वो PIA की निजकारी। अच्छा साकिब बशीर, मैं यहाँ पे अगर आपसे ये जानूं कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये खास तौर पर वो जो पेट्रोलियम मसनूआत वाला रिलीफ था वो यहाँ पर एडजस्ट किया गया है, तो फिर तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हुकूमत ने खुद से की, अपने तो खर्चे बढ़ाए, काबीना में इजाफा किया, तनख्वाहें बढ़ाई और कोई ऐसी प्लान भी सामने नहीं लाए। ये तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई तो उसका रिलीफ मैनेज करके दे दिया गया है।
जी बिल्कुल, ये तो जो हुकूमती वज़रा है वो भी ऑफ द रिकॉर्ड उनसे जब बात होती है तो वो कहते हैं एडजस्ट किया है, वगरना तो IMF ने तो सीधा सीधा कहा था भाई आप नहीं कर सकते। तो जब उन्होंने कह दिया तो पाकिस्तान उससे बाहर नहीं जा सकता। ये हमने भुगता है 2022 में। नजम साकिब साहब ने जो बताया कि इमरान खान साहब ने अचानक सारी चीज़ें जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस और सभी रिलीफ जो है वो देना शुरू कर दिए थे, क्योंकि उनको जो है वो नज़र आ रहा था कि अब उनके दिन पूरे हो चुके हैं। और उसके बाद पाकिस्तान में उनकी हुकूमत के दिन जो है पूरे हो चुके हैं। और उसके बाद पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने उसको भुगता और उसका फिर सारा बर्डन अवाम पे आया। IMF ने क्या किया, बिजली, पेट्रोलियम प्राइसेस, महंगाई, हर चीज जो है वो उसमें हमने देखा कि उसका असर जो है वो हमें नजर आया। तो ये एक पॉजिटिव बहरहाल साइन है, इनडायरेक्टली भी है। जो आपने बात की कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी भी जो माहिरीन है वो यही बात कर रहे हैं कि हुकूमत ने वहां से यहां एडजस्ट किया ये। अच्छा नजम साकिब साहब, एक चीज़ मैं तीनों से जानना चाहूँगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि सर्जरी होने की ज़रूरत है और हम करेंगे, उसमें और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं नियर फ्यूचर के अंदर, हमें और क्या रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि आगे बजट भी आने वाला है। फिर देखिए, ये जो सर्जरी होती है ना, इसको करने के लिए एक सर्जन की ज़रूरत होती है और सर्जन के पास फॉर्सेप होती है, कोई कैंची होती है, कोई कटर होता है, कोई शार्प से यानी वेपन्स होते हैं। लेकिन इनके साथ साथ सर्जरी करने के लिए उसका उस फील्ड में उस सर्जन का, अगर हार्ट की सर्जरी है तो फिर वो हार्ट के बारे में पूरा जानता हो और उसका पता हो कि यहां पे हाथ लगाएंगे तो ये होगा। क्या पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी हुकूमत आई है जो अपनी ही सर्जरी कर सके? तो ये तो थी सर्जरी की बात। ठीक है। दूसरी बात यह है कि किन किन जगहों पे सर्जरी की जरूरत है, वो मुझे याद आया कि ये कुछ इस तरह का माहौल है कि एक गाड़ी है जिसको के हर तरफ से डेंट लगे हुए हैं। आप उसको डेंटर के पास लेके जाते हैं, कहते हैं यार एक दो डेंट ने ठीक कर दो। ओके जी, कित्थों कित्थों ठीक करिए। आप सर्जरी की बात कर रहे हैं, यहां पे तो कायाकल्प की जरूरत है। ठीक है। कुछ ऐसा हो कि मेरे पाकिस्तान में दयानतदारी आ जाए, कुछ ऐसा हो कि हुक्मरान जो है वो इसको जिम्मेदारी समझे बजाय इसके कि ये मेरी ताकत है। और ये कुछ ऐसा हो कि हमारी सियासी जमातों का वाकई कोई नजरिया हो, कुछ ऐसा हो कि जमहूरियत जो है वो जमहूर के लिए हो, कुछ ऐसा हो कि अवाम सामने हो और अपने जाती इंटरेस्ट ना हो, कुछ ऐसा हो कि गरीब आदमी का कोई बैंक अकाउंट खोली जाए और ऐसा हो कि बड़े बड़ों के जो बैंक अकाउंट हैं उनमें से पैसे निकाल के गरीबों में बांटे जाएं। आप क्या बात कर रहे हैं? कुछ एक चीज की सर्जरी है। ठीक है। कुछ ऐसा हो कि माशरे में मुसावात हो, कुछ ऐसा हो कि इंसाफ सबके लिए हो, कुछ ऐसा हो कि ये जो ऑक्सीजन मिल रही है पाकिस्तान को, ये जो हमारे मुल्क में इस वक्त हवा चल रही है, ये सबको एक तरह की मिले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। कुछ ऐसा हो कि ईमानदारी जो है वो, आप मेरी लिस्ट बड़ी लंबी है, आपका टाइम कम है। मैं बिल्कुल पीछे साहब मुख्तसरन बताइएगा कौन कौन से मजीद शोबे ऐसे हैं जिस पर हमें फौरी रिलीफ मिल सकता है, जो इकदाम अब तक हुकूमत ने किए हैं? मैंने कई दफ़ा कहा है कि हम जो लोगों को अपॉइंट करते हैं दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट जॉब। अब हम सर्जन्स की बात करते हैं, सर्जरी की बात करते हैं। हमारे मुल्क के अंदर बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, अकील डैडी जैसे हैं, आरिफ हबीब जैसे हैं, कई और हैं, हजारों और हैं बिजनेस। आप इनसे पूछे ना, इनको क्यों नहीं कंसल्ट करते? वज़ीर-ए-आज़म साहब की एक बात है कि इन सबको बुला के बात सुन जरूर रहे हैं और कल इन्होंने तारीफ भी की है। जी करें, बिल्कुल करें। साकिब बशीर साहब, दिस इज द वे फॉरवर्ड। आपको क्या लगता है मुख्तसरन, अगर 30 सेकंड में आप हमें बताएं? नहीं, वो सर्जरी की बात अगर करें तो फिर तो वो गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म 47 के मामलात भी हैं और वो तो वहां से फिर आपको शुरू करना पड़ेगा। आप तो डॉक्टर की डिग्रियां चेक करने का कह रहे हैं, उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। पूरा स्ट्रक्चर आपको ठीक करना पड़ेगा, तभी निजाम तो ठीक हो सकता है ना। अगर सर्जरी की बात करते हैं तो जी जी कैसे ठीक होगा साकिब साहब? आप चले जाएं पेशावर से लेके लंडी कोतल, डॉक्टर के पास जाते हैं, 4000 रुपया वो लेता है देखने के लिए 5 मिनट के लिए। वो पैसा जाता है FBR में, रसीद देते हैं आपको। पहले तो उनकी सर्जरी करें ना। गरीब आदमी जाता है बेचारा 4-4 हज़ार रुपये दे के, उसके बाद अपने बिल दे के। मैं तो कल कई हॉस्पिटल्स में देखा है जाके, मुझे शर्म आई है कि यार ये रसीद तक नहीं देते हैं ये लोग। अभी एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, लेकिन जिस तरह नजूम साकिब साहब ने कहा कि प्रॉपर से होगा तो होगा, वरना अताइयों से ठीक नहीं होने वाला। ब्रेक के बाद आते हैं एक और अहम मामले के बारे में बात करें।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक तिजारती जंग का आगाज़ किया गया है और ये तिजारती जंग हम नहीं पूरी दुनिया कह रही है, क्योंकि जो टैरिफ्स उन्होंने लगाए हैं उन्होंने पाकिस्तान समेत दर्जनों मालिक पर टैरिफ लगाए हैं और इससे ये कहा जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप नारा लगाते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ऐसा लगता है कि ये उसी का शाखसाना है, लेकिन दूसरे ममालिक से काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा, दूसरे ममालिक पर काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर किसी मुल्क ने यहाँ पर आकर कोई चीज़ बेचनी है तो फिर आप उसकी इंडस्ट्री अमेरिका में ही आकर लगाएं, अदरवाइज़ आपको टैक्स देना पड़ेगा और वो टैक्स कलेक्ट करके वो अपनी आवाम पर या वहाँ पर मौजूद महंगाई पर लगाकर अपने मुल्क की हालत बेहतर करेंगे, अपने जो कर्ज़े हैं वो वापस करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो टैक्स लगाया गया जिसमें पाकिस्तान और इस खित्ते के हवाले से खुसूसन बात कर ली जाए तो पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है, हमसे कम इंडिया पर है और फिर हम हैं और उसके बाद फिर बाकी दीगर ममालिक हैं, हमसे ज़्यादा उन पर टैक्स लगाए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान वहाँ पर बेहतर तरीके से अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बेहतर बना सकता है। अब देखते हैं ये कितना बेहतर हो सकता है। नजमुल साकिब साहब, ये जिसे ट्रंप की तिजारती जंग कहा जा रहा है, इसके आलमी सतह पर आपको क्या लगता है, क्या असरात होंगे? जिस किस्म के दावे वो कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि अमेरिका आज़ाद हो गया है आज और ये जो नया टैक्स सिस्टम उन्होंने लगाया है उससे, तो वो हो पाएगा? देखिए ज़ौक, जब चैलेंज आता है ना तो हम लोग उसका मुकाबला करते हैं। हर शख्स करता है अपनी अपनी बिसात, औकात, हौसले और हिम्मत के मुताबिक। जो थिंकिंग माइंड होता है ना, वो किसी चैलेंज का मुकाबला भी करता है और उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। उससे क्या होता है कि चैलेंज भी आपका यानी ठीक हो जाता है, एड्रेस हो जाता है और आपको उसमें देखना पड़ता है कि इसमें अपॉर्चुनिटी क्यों यानी कौन सी है। मसलन एक दरवाज़ा बंद होता है तो हमने सुना है कि 2-3 दरवाजे खुलते हैं। देखिए, ये जो 29% का टैरिफ आया है ना पाकिस्तान पे, मैं इसको जब स्टडी करता हूं, अपने पाकिस्तान को देखता हूं कि सबसे बड़ी मंडी हमारी अमेरिका है जी। देखता हूं कि यानी अमेरिका जो इस वक्त सिर्फ माशी तौर पे और तिजारती तौर पे देख रहा हूं मैं, सियासी और सिफारती तौर पे नहीं या मिलिटरीली नहीं, माशी और तिजारती तौर पे तो सबसे बड़ी मंडी है। अब कहते हैं कि सारे अंडे आपने एक बास्केट में नहीं डालने होते, तो मुझे तो इसमें से वो कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नजर आ रहा है। सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि एक प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी होता है जिसके तहत जो है वो यानी जो हुकूमतें या ममालिक जो है वो आपस में करते हैं। मिसाल के तौर पे $100 अगर वीजा फी है पाकिस्तान में तो अमेरिका भी 100 कर देगा। अंदाजा लगाइए कि 58% है जो पाकिस्तान चार्ज करता है, ठीक है, 58%, और उधर से क्या आया है 29%। तो शुक्र तो सबसे पहले खुदा का मैंने यह अदा किया कि वो अगर 58 भी कर देते तो आप क्या कर लेते, क्योंकि वो कहते जी ये तो प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी है, आप इतना कर रहे हैं हम भी इतना कर रहे हैं। तो पहली खुशखबरी तो आपको मैंने ये सुनाई। दूसरी खुशखबरी ये है कि सिफारती तौर पे या सियासी तौर पे जब भी कोई सैंक्शन लगी है पाकिस्तान पे तो पाकिस्तान अकेला होता है। इस पाकिस्तान पे लग रही है ये सैंक्शन, ये सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं है। हम उस ग्रुप में शामिल हैं जिसमें के बड़े बड़े जगादरी किस्म के जबरदस्त किस्म के ममालिक हैं जो बड़े क्लोज समझते थे अपने आप को। मसलन साउथ कोरिया बहुत क्लोज समझते थे, मसलन कनाडा, मैक्सिको, जो समझते थे कि ये तो दुनिया भर में अजाब आएगा हम पे नहीं आएगा, तो हम तो इतने क्लोज भी नहीं रहे। तो जिस तरह मैंने कहा कि अमेरिका ने हाथ हौला रखा है, बेहतर है। और सबसे इस पे इंपॉर्टेंट बात यह होगी कि हमारा जो यानी इस बात करने से पहले मैं अपने ताजरों से एक बात कर लूं। देखिए, आप लोग जो एक्सपोर्टर्स हैं ना मेरे भाई, ये परेशान ना हो जाइएगा 29% से। आपने घबराना नहीं है, आपने ये देखना है कि इसके अंदर अपॉर्चुनिटी किधर है। और अपॉर्चुनिटी आपको नजर आएगी कि जो आपके क्लाइंट्स हैं ना, जिनको आप भेजते हैं, अपने ऑर्डर्स वार्डर्स आते हैं, एलसीयां खुलती हैं, ये वो वगैरह होता है, अब दूसरी जगहों पे देखें, क्योंकि जो शिफ्ट अभी आज से 10 साल बाद आपको नजर आएगा ना, वो अमेरिका से हट चुका होगा। बिल्कुल ऐसे ही। चाइना इधर होगा और वो टॉप पे होगा, उसके बाद बाकी बाद में देखेंगे जर्मनी कहां पे है, फ्रांस कहां पे है, वो अमेरिका पता नहीं कहां पे होगा, इसका किसी को नहीं पता, लेकिन अमेरिका नहीं होगा। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप और ममालिक में देखें, फार ईस्ट में देखें, और कुछ नहीं, लैटिन अमेरिका में जाएं, टोटली अनएक्सप्लोर्ड। ब्राजील बहुत बड़ा मुल्क है,
अर्जेंटीना बहुत बड़ा मुल्क है। अफ्रीका में जाइए, आप ईस्ट अफ्रीका में चले जाइए, साउथ अफ्रीका जाएं, बोट्सवाना जाएं, लुसोटो जाएं, स्वाजीलैंड जिसका भी नाम जो है वो एस्वाटिनी है, उधर जाएं, उन ममालिक में अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो करें। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और जहां तक ये है कि जी जो हुआ है उसमें हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है, सिफारत खाना जो हमारा वाशिंगटन में है वो क्या कर रहा है, या वजारत खारजा इटसेल्फ क्या कर रही है, तो मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं कि बाकायदा तौर पे ये फैसला हुआ है कि इस 29% को जो टैरिफ लगे हैं इसके बारे में अमेरिकन गवर्नमेंट से बात की जाएगी, नेगोशिएशन की जाएगी, शुरू भी हो गई, और उनको कन्विंस किया जाएगा कि आप इसको ठीक करें। तो लिहाजा ये भी एक खुशखबरी का एक छोटा सा पहलू है। अपनी हुकूमत पे, दफ्तर खारजा पे और अपनी वाशिंगटन में एम्बेसी पे एतबार रखिए और पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। ईजे मीर साहब, ये आपको लगता है कि कर्टन रेजर है, हमारे लिए सोचने की जगह भी है, ये जो सारी बात अभी नजम साकिब साहब ने की कि हमें जरा देखना चाहिए कि हम और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर एक चीज़ ये है कि जो अपॉर्चुनिटी बताई जा रही है कि सिर्फ हम पर नहीं लगा, इंडिया पर भी लगा है, बांग्लादेश पर, चाइना पर, अगर इधर तमाम ममालिक में लगा है जहाँ से एक्सपोर्ट होती है, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर चीज़ें महंगी होंगी यहाँ पाकिस्तान के एक्सपोर्टर के लिए, तो वहाँ के एक्सपोर्टर के लिए भी तो महंगी होंगी। देखिए, इसके 3 जवाब हैं, 3 एंगल से। अमेरिका अपनी बेहतरी सोचेगा, हम अपनी बेहतरी सोचेंगे, और बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे ये जो बाकी ममालिक हैं इनका अपना एक हेडेक है। हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, अमेरिका को सबसे बड़े नंबर 1 एक्सपोर्टर्स हैं। हम इंपोर्टर भी हैं और एक्सपोर्टर भी हैं। और उसके बाद ब्रिटेन है और उसके बाद यूरोपियन यूनियन। अब बात आती है कि हम ये जो अभी शोर मचा रहे हैं, अमेरिका मचाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा कर्जदार मुल्क इस दुनिया के अंदर वो अमेरिका है। बिल्कुल है, सबसे बड़ा डेटर है वो। उसने अपने पैसे इकट्ठे करने। तो जो ट्रंप ने अपना एक रूट लिया है कि हमें लूट लिया है, ये प्लंडर कर लिया है, फलाना कर लिया है, वो सही कहता है, किया है। लेकिन ये साथ साथ ये भी है कि ये इंस्टॉल भी करते हैं गवर्नमेंट्स, उनको अनइंस्टॉल भी करते हैं, उनको डिक्टेट भी करते हैं, अपने फेवरेट्स भी बनाते हैं और अपनी मर्जी से आगे चलते हैं। और वो कहाँ चलते हैं? अननेसेसरी जंगों के अंदर आपको इन्वॉल्व कर देते हैं। वियतनाम से लेके आज तक देख लो, तो उनके तो एक्सपेंस बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो जब उनके एक्सपेंस बढ़ेंगे, उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं से पैसा लगाना है ना। आपको याद है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनको वहां खाने को नहीं मिलता था, तो इन्होंने किस सब्जी को बड़ा प्रमोट किया था? वाया पॉपाय द सेलरमैन जी, उसको ये पालक को प्रमोट किया कि बच्चे पालक खाए, ताकतवर आएगी। खाना नहीं मिल रहा था। सो द थिंग इज, वो कहते हैं ना कि मदर इज नेसेसिटी, क्या है? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सो ये वो करते रहे। इन्वेंशन जी जी, यही। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, हमने अपने आप को देखना है। नंबर 1, अपने घर को हमने ठीक करना है। आप ये रोना धोना बंद कर दें कि वो इतना हो गया, तो वो इतना हो गया, इतना हो गया। भाई उसने किया है ना, तुम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करो। तुम अगर बेहतर नहीं करने की कोशिश करोगे और एक तनकीद के रास्ते पे चले जाओगे, तो जिस तरह ये नजम साहब बात कर रहे हैं, क्या आपको फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज, अपना रेट ऑफ इन्फ्लेशन खुद ठीक करो, और अपने बिजनेसेस को, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, बिजनेस करने दो। बिजनेस वाला पाकिस्तान में इसको तंग मत करो। ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी बैकबोन है, और ये इसको अगर आपने तंग किया, बिजनेस वाले भाग जाएंगे। ये हमारे क्यों बिजनेस वाले पोर्चुगल चले गए हुए, इधर स्पेन चले गए हुए, ये यूएई में चले हुए, क्यों गए? Why can't they do business in Pakistan? Of course they can. यहाँ लोग तंग आ गए हुए। So I think this mental aptitude has to change amongst the people who are governing. और मैं आज की बात नहीं कर रहा, ये ओवर अ पीरियड आ रहा है। ओवर अ पीरियड ये चीज आ रही है। हम तो जो करंट गवर्नमेंट होती है उसको तनकीद का निशाना बना देते हैं, लेकिन करंट गवर्नमेंट नहीं होती है। इट इज एन ओवरऑल स्पिल ऑफ इफेक्ट, विच वो कहते हैं ना, इरोजन ऑफ पॉलिसीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसको ठीक कर लो। साकिब बशीर साहब, क्यों कि कुछ मायरे मईशत से हमारी बात हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये कहा कि इंडस्ट्री आके यहाँ पर लगाएं, तो वो कहते हैं कि वहाँ पर बहुत से मसाइल हैं, लेबर महंगी है और टैक्सेस वगैरह पर लगेंगे, तो इस तरह तो पॉसिबल नहीं होगा। और पाकिस्तान जब सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है यहाँ से, तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा अपना जायज़ा इंडिया के साथ करते हैं, तो वो हमसे बेहतर है इस टैक्स पोजीशन के अंदर। तो क्या ये उनकी सिफारती कामयाबी है? लगा तो उन पर भी है, हमें
इस बात का दुख कम और तसल्ली ज्यादा है कि सब पर लगा है? नहीं, बिल्कुल जो आप भारत की बात कर रहे हैं वो देखें, आप जब सदर ट्रंप आए तो मोदी अमेरिका में गए, उनसे मिले, ठीक ठाक मतलब अच्छी उनकी मुलाकात रही और बामी जो तिजारत थी उस पर भी बात हुई। लेकिन इसके बावजूद मैं पढ़ रहा था जो इंडियन साइड है वो ये कह रहे हैं कि मोदी ने इतना कुछ किया है और अमेरिका के साथ जो दो तरफा तिजारत है भारत की इतनी ज़्यादा है, और फिर वहाँ पे ये एलन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, उसके हवाले से भी वो कर रहे थे इक़दाम। फिर मोदी जब गए थे अमेरिका वहाँ पे उन्होंने कुछ कट्स लगाए थे, उनके जो टैरिफ कम किया था। इसके अलावा और भी काफ़ी इनकी तो तिजारती मुज़ाकरात चल रहे थे। इसके बावजूद जो है वो उन्होंने भारत को भी इसी में रखा है और बाकी ममालिक की एक लंबी जो लिस्ट हमें नज़र आ रही है उसमें। और पाकिस्तान जो अमेरिका का जो तिजारती हुजम है वो रवां साल तो तकरीबन $5 अरब जो है वो रहा है, और उसमें ज़्यादातर जो है वो टेक्सटाइल और कॉटन है, जिसमें तकरीबन ये बनता है 80%। मतलब तकरीबन ये $4 अरब की जो हुए है वो टेक्सटाइल और कॉटन की है। अब इसमें जो माहिरीन बात कर रहे हैं, बल्कि एक जो यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कोई सीईओ है उनका मैं पढ़ रहा था, तो वो कह रहे थे कि ये एक एडवांटेज हमारे लिए हो सकता है जो पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ख़ास तौर पर उसके लिए, क्योंकि बांग्लादेश पर भी टैरिफ ज़्यादा लगा है, चीन है, इसके अलावा और ममालिक हैं, वियतनाम है, मैक्सिको है, कंबोडिया है, जहाँ से टेक्सटाइल जो है वो वहां पे जा रही है अमेरिका में। तो इन पर क्योंकि ज्यादा टैरिफ लगा है, हम पर कम लगा है, अगरचे पाकिस्तानी मसनूआत वहां पे महंगी होंगी, लेकिन एक कंपटीशन में एक एडवांटेज जो है वो हम ले सकते हैं और हम बेहतर बना सकते हैं इन चीज़ों को। लेकिन सारी सूरत हाल में हमें जो देखना है वो ये है, ठीक है बाकी ममालिक, चीन ने कहा है कि 34% जो है वो टैरिफ लगा दिया है चीन ने, और जो आलमी अदालत है वहाँ पर भी वो पहुँच गए हैं, जो तिजारत के हवाले से उन्होंने, उनकी वजारत तिजारत ने मुकदमा भी कर दिया, और बाकी सारा यूरोप अपने लिहाज से देख रहा है, कनाडा और बाकी ममालिक इसके हवाले से पॉलिसी बना रहे हैं। लेकिन दुनिया तब्दील हो रही है, तो हमें भी उनके तकाज़ों के लिहाज से अब जो यूरोपीय मंडियां हैं वहां पे या नए जो खरीदार हैं उनकी तरफ देखना होगा, पाकिस्तानी मसनूआत। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो ऐसे मौके हैं उनका फ़ायदा अगर फ़ायदा हो सकता है, अगरचे नुकसान भी होगा लेकिन फ़ायदा हो सकता है, तो उसको कैसे हमने यूटिलाइज़ करना है। जो बुनियादी ढांचा है सरमायाकारी के हवाले से, या जो यहाँ पे हमारे सरमायाकार हैं या इंडस्ट्री है या वहाँ पे भेज रहे हैं चीज़ें, तो उनको पॉलिसी, एक मुस्तहकम पॉलिसी बनाना होगी। तो हमने देखा था कि कोरोना जब आया था, एक आखिरी बात, जब कोरोना आया था तो उस वक्त हर चीज़ अपने अपने घरों में बंद हो गई, दफातर बंद हो गए, घर से जो है वो सारी चीज़ें होने लगी। इवन जो सारी रिपोर्टिंग है ये भी हम घर से कर रहे होते थे, फील्ड में नहीं जा सकते थे। तो जब कोरोना आया तो फिर उसने नई रास्ते जो है वो निकाले, तो वहां पे फिर वीडियो लिंक और वो एक नई चीजें जो है वो आना शुरू हो गई। तो अब की बार ट्रंप ने ये जो कुछ किया है वो सिर्फ हमारे साथ नहीं पूरी दुनिया के साथ किया है, तो अब मेरे ख्याल में नई चीजें भी हमें देखने सुनने को मिलेंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, और हमें वो नए रास्ते भी तय होंगे जिससे हम आगे किसी एक मुल्क पर डिपेंडेंट ना हो, बल्कि हमारे पास इतने ज़राए और रास्ते ज़रूर हों कि अगर एक रास्ता बंद होता है या उसमें थोड़ी सी मुश्किल आती है तो हम किसी और रास्ते से वो कमी पूरी कर लें। वरना अगर हम डिपेंडेंट हो गए तो फिर हमें डिक्टेशन भी लेनी पड़ती है जब हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, अब जरा कुछ बात करेंगे इंडिया के दोहरे मयार के हवाले से। भारत में मुसलमानों की जायदादों पर कब्जे का मुतनाज़े वक्फ कानून मंजूर कर लिया गया है और इस पर अपोजिशन की जानिब से बड़ा एहतजाज किया गया है और बड़ी बड़ी लंबी तकरीरें की गई हैं और बताया गया कि किस तरह ये वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। लेकिन हिंदू तवा एक नज़रिया है, वो किसी भी तौर पर अमन वहाँ पर नहीं चाहता कि हो जाए। पीजे मीर साहब, ये दावा तो भारत करता है कि वो सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन जमहूरियत वाली बात हमें कोई नज़र नहीं आती वहाँ पर। देखिए उनका जॉब डिस्क्रिप्शन यही है। वो बड़े नारे लगाते हैं, बिगेस्ट डेमोक्रेसीज एंड ऑल। डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ एक्चुअली एक हिडन डिक्टेटरशिप है। और आप कोशिश तो करें, मैं इंडियन चैनल्स पे जाता हूँ, जहाँ मैंने नरेंद्र मोदी साहब की कोई मैं बात करता हूँ तो ब्रेक में मुझे एक मैसेज आता है,
सर वो मोदी साहब के मुतालिक इस तरह बात ना करें, वो हमारा चैनल बंद हो जाएगा। मैं आपको सच्ची बात कर रहा हूँ। मेरे तो कई ऐसे, वो दीपक चौरासिया उनका बैठता है, वो बेचारा वो कई दफ़ा मुझे कहता रहा है। सो द क्वेश्चन इज़ कि ये सब टोपी ड्रामा दिखाते हैं और ये पाकिस्तान को एक निशाना बनाते हैं। पर्टिकुलरली आपने बलूचिस्तान में जो भी देखा, इन्होंने हमारी आर्मी को बड़ा गंदा करने की इन्होंने कोशिश की। और फिर सबसे बड़ी बात, अभी यहाँ पे कोई इंसिडेंट होता नहीं है या जिस लम्हे हो रहा होता है वहाँ पर खबर पहले चल जाती है। खबर उन्होंने भी स्लीपर सेल छोड़े हुए हैं ना, कुलभूषण यादव जैसे लोग। सो यहाँ ये इसका एडवांटेज उठाते हैं और ये इंसर्जेंसी फैलाने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों करते हैं, कि ये हमें हमेशा डिस्टेबलाइज देखना चाहते हैं और ये समझते हैं कि ये BLA जो इस तरह के इंसर्जेंट्स हैं, ये इनको पता क्या कि इनको कहते हैं ये पेट्रियट्स हैं। तो मैंने कहा अगर आप इनको ये पेट्रियट्स कहते हैं तो फिर वो जो खालिस्तान में हैं, नागाज हैं, मीजूज हैं, तामिल्स हैं, असम हैं, त्रिपुराज हैं, कश्मीरीज हैं, ये कौन है? ये पेट्रियट्स नहीं है। ये तो आपसे निजात छुड़वाने की बात कर रहे हैं। आपने तो इनके टेम्पल्स में जाके आपने क्या किया है मुझे बता देना, और उसका रिजल्ट भी आपने देख लिया। सो उसके ऊपर ये डिबेट नहीं करेंगे। इनका मकसद सिर्फ एक है, एक प्रोपेगेंडा करना, पाकिस्तान को नीचे दिखाना। वाइट हाउस पे चले जाओ, इनका एक बंदा बैठा हुआ है, वो पेरोल पे मेरे ख्याल अनएम्प्लॉयड है, ये रॉ उसको पैसे देती है, बाहर जाके बलूचिस्तान। जनीवा चले जाओ, वो जहाँ टूटी हुई कुर्सी लगी है उसके नीचे वहाँ बैठे हुए बलूचिस्तान। यार तुम मुझे बताओ, ये लोग जाके इनको कौन फंड करता है? कोई ना कोई तो कर रहा है ना जी। सो द क्वेश्चन है राजेश, ये दुनिया को पता होना चाहिए कि जो एट्रॉसिटीज इन्होंने कमिट की हुई हैं, हमने पब्लिकली बताई हुई हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, कि ये जो मैस ग्रेव्स और ये जो प्रेग्नेंट औरतों को इन्होंने बेनेट्स मारे हुए, बिल्कुल ऐसे ही प्रेग्नेंट औरतों को ये करता है। ये अगर कोई डिसेंट आर्मी हो ना, वो कभी भी नहीं करती है, लेकिन इन्होंने किए हुए। और मुझे अफसोस है दुनिया के ऊपर, और पर्टिकुलरली ये जो मुस्लिम उम्मा जिसको कहते हैं, चुप बैठी है, ये बात तक नहीं करते हैं। And then they call themselves Muslims when they see their own people being killed. So ये हमें, मैं अभी भी कहूँगा, अगर कोई फॉरेन ऑफिस का सुन रहा है या फॉरेन मिनिस्टर, प्लीज ओपन अप द कश्मीर सेंटर्स इन ब्रसल्स, लंदन एंड वाशिंगटन। दीज आर योर अनऑफिशियल एम्बेसीज जो कि आपका केस बाहर प्लीड करते हैं। मैं नजम साकिब साहब, साकिब बशीर साहब, आप बैठ के यहाँ पाकिस्तान में बात करेंगे, हमें किससे सुनना है? पाकिस्तानियों को। अपने घर में हम मियाँ मिट्टू हैं, हमने अपना केस बाहर लेके जाना। हम लोगों को एजुकेट करने की यहाँ पर भरपूर कोशिश करते हैं। नजम साकिब साहब, कोई सवाल करता है दो कौमी नजरिए पर, तो उसका जवाब में इस किस्म की जब खबरें सामने आती हैं तो ये उसके जवाब में सामने पेश की जाती हैं। देखिए, यू कैन नॉट चेंज द पास्ट। आप माजी को नहीं बदल सकते, लिहाजा माजी पे बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए जी, सीधी सीधी बात है, आप मणिपुर में गवर्नर राज लगाएं या सदारती कंट्रोल में दे दें, नजम साकिब को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके यहाँ 20-21 से ज्यादा सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, नजम साकिब को मुझे किसी किस्म का कोई मसला ही नहीं है। आप किस मिलिट्री आउटफिट को जो कि आपकी इंडिजिनस है, अपने अंदर की है, उसको बैन करते हैं, किस मिलिटेंट को मारते हैं जो कि आपके अंदर हिंदुस्तानी है, मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे कोई मसला नहीं है आप अपनी अकलियतों के साथ क्या कर रहे हैं। मुझे कोई मसला नहीं है कि आपके यहां बाजारों में यूरेनियम बिक रही है, वो आप जाने और यूनाइटेड नेशन जाने। मुझे कोई मसला नहीं है कि आपके यहां एक दिन में 420-421 लोग मर जाते हैं कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। मुझे कब मसला पड़ता है? मुझे जब यह मसला पड़ता है ना, कोई अभिनंदन आ जाता है, कोई कुलभूषण आ जाता है, कोई ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है वो एक्सीडेंटली फायर हो जाता है, तो मुझे प्रॉब्लम होती है। मुझे प्रॉब्लम होती है जब आप बलूचिस्तान में इंट्रूजन करते हैं, बंदे भेजते हैं, वहां की जो नाराज लोग हैं उनको आप प्रॉम्प्ट करते हैं, पैसे देते हैं, मुझे उस वक्त मसला आता है। और मुझे आपकी जो माइनॉरिटीज हैं इनसे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है कि आपका हिंदुस्तान कितने हिस्सों में बंटने वाला है। लेकिन जब जम्मू और कश्मीर की बात आएगी तो मैं तो बोलूंगा। जब आप बलूचिस्तान के बारे में बात करेंगे, मैं मणिपुर के बारे में बात करूंगा, आप मुझे मजबूर करेंगे।
जब आप जम्मू और कश्मीर की बात करेंगे तो वह मैं पार्टीशन प्लान आपको याद दिलाऊंगा, उसके तहत उन तमाम इलाकों ने जिसके तहत के पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना, उस प्लान पार्टीशन प्लान के मुताबिक उन तमाम इलाकों में जहां मुसलमान ज्यादा थे उन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा बनना था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आप लेके गए थे मसला, वो प्लेबिसिट कराएं, उधर मैं बोलूंगा। बाकी आप जाने आपका यानी जो आपका ईमान है या जो आपकी जमहूरियत है, आपने कर लिया 370 हटा लिया, आपने अब्दुल्ला के बेटे एक और अब्दुल्ला को दूसरी दफा चीफ मिनिस्टर बना दिया, इलेक्शंस आपने करा लिए। क्या कश्मीरी आपके साथ हैं? क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर का मसला अपने एजेंडा से निकाल लिया है? नाकाम हैं आप। और एक वक्त आएगा कि आप अपनी इन तमाम ये जो तशद्दुद पसंदाना आपकी जो तहरीकें चल रही हैं या तशद्दुद पसंदाना जो आपका रवैया है, खासतौर पे मकबूजा कश्मीर का, जिसमें कि उन्होंने आप सबसे बड़ी दुनिया की जेल बनाई हुई है और इंसानी हकूक की किताबों में कोई ऐसा हक नहीं है जो आपने उनका नहीं मारा हुआ, आप खुद पछताएंगे और वो वक्त जो है ज्यादा दूर नहीं है। साकिब बशीर साहब, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इंडिया लॉबिंग करता है पाकिस्तान को बदनाम करने के हवाले से, और फिर ये जितने मसाइल जिनसे हमें मसाइल होते हैं इनको भी पूरी दुनिया के अंदर सपोर्ट मिलती है इंडिया की, हमारे मौक़िफ़ को उनसे ऊपर नहीं रखा जाता और उसके बराबर या रख दिया जाता है या उससे नीचे रख दिया जाता है। और फिर अपने मुल्क में ये कुछ हो रहा होता है जिसमें अब ये वोटिंग की तादाद देखें तो 228 इस बिल के हक में वोट पड़े और 232 इसके खिलाफ पड़े। अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जमहूरियत बन के बैठा हुआ है। तो मसला वहाँ पर आता है जहाँ पर उनकी बात सुनी जाती है और हमारी नहीं सुनी जाती। ऐसा नज़र आता है हमें जब हम बात करते हैं कि दुनिया उसमें सपोर्ट नहीं करती, और उसमें डेफिनेटली वो हमेशा से हम कहते हैं कि जो हमारे माशी हालात हैं या जिस सिचुएशन में हम जा रहे हैं और जिस में भारत है, तो दुनिया उस नज़र से भी उसको देखती है। लेकिन यह है कि आप देखें कि कनाडा के मामले में इंडिया को यकीनी तौर पर बहुत सुबकी का सामना करना पड़ा और एक टेररिज्म जो है वो उनसे एफिलिएट किया गया और उस पर बड़ी जो है वो अहम बयानात भी आए और बड़ी चीज़ें जो है वो सामने आई और उस पर भारत के हवाले से, और ख़ास तौर पर ये अभी जो मणिपुर का वाक़या है, भारत में वक्फ अमलाक के हवाले से जो अभी लेजिस्लेशन वो करने कर ली है उन्होंने 370 के हवाले से जो आप देखते हैं, या वहाँ पे जो अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से ख़ास तौर पर जो बात की जाती है, तो ये सारा सिनेरियो जो है ये मणिपुर के आप 2 मई 2023 से लेकर आज तक देख लें कि वहाँ पे कितने फसादात हैं, कितने लोग मारे गए हैं, कितने जो गिरजाघर हैं उनको जलाया गया है और क्या सिचुएशन है वहाँ पे। और लेकिन यह है कि भारत जो है वो बलूचिस्तान की बात करता है। बलूचिस्तान हमारा एक इंटरनल मामला है, वो BLA या कोई भी किसी भी ऐसी तंजीम को सपोर्ट करता है जो दहशतगर्द तंजीमें हैं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में किसी जगह पे भी दहशतगर्दी कर रही हैं, उनको सपोर्ट करता है। कभी कुलभूषण की शक्ल में वो आ जाते हैं, आज भी कुलभूषण यादव, मतलब अंदाजा लगाएं कि भारतीय जासूस जिसको एडमिट करता है भारत, उसने दुनिया के सामने केस लेके गया, आज भी मौजूद है और उस पे इल्जाम ही है कि वो बलूचिस्तान और कराची में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस था और वो कार्रवाइयां करवा रहे। तो जब खुद सिचुएशन ऐसी हो और इंटरनली आपके हालात जो है वो किस तरफ है, वो दुनिया के लिए सवालिया निशान है। बिल्कुल ऐसे ही है। नजब साहब, आज के सवाल, एक जरूरी सवाल और एक गैर जरूरी सवाल। पहले जरूरी सवाल, सुनने में आया है कि सीनियर सिटीजन्स यानी बुजुर्गों के लिए सफर मुफ्त हुआ करेगा, बुजुर्ग जो है वो मुफ्त सफर करेंगे। जरूरी सवाल यह है कि वो बुजुर्ग जो महंगाई और पेंशन में कमी की वजह से निढाल हैं, क्या मुफ्त सफर कर भी सकेंगे कि नहीं? जी। आज का गैर जरूरी सवाल, चीन में तैनात पाकिस्तानी सफीर ने कहा है कि चीन एशिया और दुनिया के लिए तरक्की का इंजन है। तरक्की का इंजन है चीन, तरक्की की ट्रेन है और उसका इंजन चीन है, उसी ट्रेन के एक डब्बे में पाकिस्तान भी है। गैर जरूरी सवाल यह है कि चीन का इंजन तो फुल स्पीड पर चल रहा है, इस ट्रेन में लगा पाकिस्तान का डब्बा वहीं खड़ा है, यह ज्यादती नहीं है? राइट। हमारे नाज़रीन हम तरक्की की पहाड़ियों में फंसे, हम तरक्की की पहाड़ियों में फंसे। हमारे नाज़रीन अपने फीडबैक से आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।